नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का स्टूडियो है और यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आए हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, उस पे हम लोग यहाँ विश्लेषण करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक प्रियंवत सर। आप जेडे इस्लामिया कॉलेज में हिंदी विभाग में वरीय प्राध्यापक हैं। उनके ठीक दाहिनी ओर गणेश दत्त पाठक जी हैं। आप वरीय पत्रकार हैं। आपने कई नामचीन जो अखबार है उसमें संपादक का दायित्व आपने निर्वहन किया है। इन दिनों आप पाठक IAS नाम से एक संस्था का संचालन करते हैं। सबसे पहले हम अशोक भैया से कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद योगी जी की सरकार लौटी है, भाजपा की सरकार लौटी है। सर्वप्रथम डॉक्टर संपूर्णानंद, उसके बाद चंद्रभान गुप्त, हेमंती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी के बाद योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी सरकार दोबारा लौटी है। सबसे बढ़ के उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार केवल भाजपा को 312, सहयोगियों के साथ जो 325 सीटें मिली थी, इस बार भाजपा लगभग उसमें से 50 सीटें कम लाते हुए 373 पर, 52 सीटें कम लाते हुए 373 से 273 पर आ गई है और भाजपा को उसमें 255 सीट मिली है। उसमें जो दो उनके सहयोगी हैं, अपना दल सोनेलाल, उनको 12 सीटें मिली हैं और निषाद जो पार्टी है उन्हें 6 सीटें मिली हैं। इसी तरह सपा ने एक बड़ी छलांग लगाई है और सपा 47 सीटों से बढ़ के 111 और अपने सहयोगियों के साथ 125 सीटों का आंकड़ा उन्होंने प्राप्त किया है। बसपा ने जो 19 सीट पिछली बार जीती थी, उसने मात्र 1 सीट जीती है और वो बलिया का रफा विधानसभा सीट उसमें जीता है। कांग्रेस को मात्र 2 सीटें आई हैं और जनता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटें, राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटें, सुहेल देव भारतीय समाजवादी दल को 6 सीटें आई हैं। इस तरह कुल 403 सीटों का परिणाम आ चुका है। हम बीच बीच में और आपको तथ्य बताते रहेंगे, बीच बीच में हम आपको और तथ्य बताते रहेंगे। जैसा कि 7वें चरण का जो चुनाव है वो 7 तारीख को संपन्न हुआ। इसके बाद नारद मीडिया ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में आपको बताया था कि भाजपा को 255 सीटें आएंगी, समाजवादी, बसपा और कांग्रेस को 158 सीटें आएंगी। ये श्री नारद मीडिया का अनुमान सही रहा। केवल भाजपा को 255 सीटें मिली हैं और सहयोगियों के साथ 273 सीटें मिली हैं। मैं आंकड़ों को और आपको आगे ज़्यादा अपडेट करता रहूँगा। सबसे पहले अशोक सर से, सर ऐसा क्या जादू रहा मोदी और योगी में कि इतने विरोधाभास कहने का मतलब ये है कि कोरोना से जूझता रहा, इतनी बेरोजगारी, किसान आंदोलन और इतना बड़ा प्रदेश जहाँ पे सब किसी को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तब भी योगी और मोदी का मैजिक रहा कि इन्होंने दोबारा सत्ता में वापसी की है। और इससे मैं बाद में आपसे पूछूंगा, लेकिन क्या कारण रहे? देखिए, चुनाव के परिणाम किसी एक कारण पर निर्भर नहीं करते हैं। अनेक कारण हैं। मोदी और योगी का जो ब्रांड तैयार हुआ है पिछले दशक में, सर्वोच्च प्रमुख कारण तो वो रहा है मेरी दृष्टि में। दूसरा, ब्रांड बनने के पीछे महत्वपूर्ण बात ये रही कि
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो चेतना पिछले वर्षों में देखी गई है वह विकास के साथ जुड़ी है, खोखली नहीं है, नीरा प्रपंच नहीं है। धर्म के नाम पर दोहन और एक्सप्लॉयटेशन, भावनात्मक दोहन ऐसा नहीं है। धर्म वास्तव में राष्ट्रवाद के उभार का महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व है, लेकिन उसके साथ इन दोनों लोगों ने विकास को जोड़ लिया और विकास जमीन या स्तर पर उतरकर हर आंगन में दिखने लगा, हर गांव गलियों में दिखने लगा। यह कोई झूठला नहीं सकता और उसी की कृतज्ञता का अभाव है ये वोट। पिछले 5 बरस में यूपी की सरकार ने जो किया है उन महिलाओं के लिए, उन किसानों के लिए या जन सामान्य के लिए जो विकास के कार्य दिखे हैं, ये सड़कें, ये बिजली, ये सुरक्षा, ये सबकी ज़रूरत थी। उसका एक कृतज्ञता का भाव रहा है और वह व्यक्त हुआ है वोट में, और कुछ नहीं है। दूसरी बात ये कि जातीयता की जो गांठें हैं वो ढीली पड़ गई हैं। पिछले 2-3 दशकों के राजनीतिक इतिहास में आप देखेंगे कि खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के क्षेत्रों में, बिहार के गांवों में जातीयता बहुत मजबूती से परत दर परत खोखली कर रही थी। वह गांठ जो पिछले 60-70 वर्षों में तैयार हुई थी वह ढीली पड़ी है और धर्म के जो रचनात्मक तत्व हैं, पॉजिटिव तत्व हैं, वो उभर के आए हैं और उसको विकास से जोड़ दिया है। आप कैसे कहिएगा? अयोध्या के लिए 500 वर्षों का संघर्ष आज मूर्त हुआ, परिणाम तक पहुंचा, लेकिन के बाद जीर्णोद्धार कराया गया काशी विश्वनाथ का। नहीं, आप उसको देखिए, अयोध्या को सिर्फ एक राम मंदिर के रूप में मत देखिए, उसके 25-30 किलोमीटर के दायरे में होने वाले विकास को देखिए कि एक नया शहर विकसित हो रहा है जिसमें तमाम आधुनिक संसाधन और सुविधाएं मौजूद होगी। तो आप सोच सकते हैं वह रोजगार से जुड़ा, विकास से जुड़ा, वह सिर्फ निरा धर्म का खोखला नारा बनकर नहीं रहा। आपसे और हम बातें करेंगे। अब हम पाठक सर की ओर मुखातिब होते हैं। पाठक सर, बड़े संक्षेप में और बड़े मार्मिक ढंग से आप बातों को रखते हैं। क्या फैक्टर है इस जो जनादेश है, जनादेश 2022 है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी को एक बार फिर बिठाया है गद्दी पे? क्या इसका फलाफल माना जाए? क्या इसका संदेश हो सकता है? देखिए, अभी समाज में बदलाव का दौर चल रहा है और तकनीकी क्रांति जो है, डिजिटल क्रांति आप देख रहे हैं, दौर देख रहे हैं, उसमें हर आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया है और जागरूकता का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और बदलाव की जो गति है वो बहुत तेज़ हो चुकी है। जो पहले चीज़ें हम 10 साल 15 साल बदलता हुआ देखते थे, आज की डेट में वो चीज़ें साल 2 साल में बदल जा रही हैं और ये बदलाव समाज में जब हो रहा है तो उसका असर राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। तो अब जनता की जो सोच है, जनता का जो अपना जो एक मापदंड है, जो अपना फैसला लेने का एक तरीका है, उस पर भी अब वो काफ़ी वो जागरूक स्तर पे किसी चीज़ों को सोच रही है। अब ऐसा नहीं ज़माना रहा कि अब जो चाहे बोल दें और वो विश्वास कर लेगी। वो हर चीज़ को क्रॉस चेक कर रही है कि जो आदमी बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो इस कारण से पूरा एक कलेवर में परिवर्तन आया और ये परिवर्तन आपको दिख रहा है कहाँ पर? अब इलेक्शन में हो ये रहा है।
कई बार एग्जिट पोल से भी हम नहीं भाप पा रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है। कई बार कोई बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं समझ पा रहे कि क्या होने वाला है, क्योंकि जनता अब केवल चुनाव के दौर में जो गतिविधि होती है उससे प्रभावित नहीं हो रही है, वो पूरे 5 साल को लेके चल रही है और उसको एक एक चीज़ को उसको याद रह रहा है, उसके सामने सारे डाटे अवेलेबल हो रहे हैं, उसमें वो अपना वो देख रही है। तो इसलिए अभी आज ये जो परिणाम आया है ये बहुत ही एक संदेश दे रहा है कि अब ये जो अंडर करंट समय के साथ बह रहा है उसमें अब काफ़ी परिवर्तन आ गया है। और कुल मिला के ये जो पूरा इलेक्शन है इसमें 3 चीज़ मैं अब 3 चीज़ें हमको दिख रही हैं कि थोड़ा अब समाज जनता के स्तर पर अब वो समस्या से ज़्यादा समाधान की तरफ मुखर हो रही है। कि समस्या है, महंगाई समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, गरीबी समस्या है, लेकिन समाधान क्या है? समाधान है राशन, कि कम से कम एक खाद्य सुरक्षा लोगों को मिले। तो जब राशन कोई दे रहा है तो उसकी तरफ से जनता सोच रही है, उसके बारे में उसको वोट कर रही है। कानून व्यवस्था, हाँ, कानून व्यवस्था। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे ये हो गया संदर्भ हो गया। संदर्भ क्या है कि पहले क्या कि आपने माहौल बना दिया, आभासी माहौल बनाया, लेकिन उसका कोई बेसिक आधार नहीं रहता था। आज क्या है कि जो भी माहौल, जो भी वो सोच रही है उसके पीछे कुछ तर्क रह रहे हैं कि क्या ये योजना मेरे लिए सही है, क्या ये चीज़ें सही हैं। तो इसलिए ये आज के दौर में चीज़ें बहुत बदल रही हैं। और ये चुनाव हुआ है 2022 का, केवल यूपी के संदर्भ में नहीं, पूरा जनादेश आया है 5 राज्यों के संदर्भ में। ये बहुत कुछ संकेत दे रहा है कि बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है और इसको सियासत को समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो आप समय के साथ अप्रासंगिक होते जाएंगे। इस नए बदलाव को समझिए और उसके हिसाब से चलिए। अशोक सर, सबसे बढ़ के ये जो चुनाव है इसमें 3 तलाक, क्योंकि महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग किया है और महिलाओं का जो हमारे पास प्रतिशत है उसके मुताबिक 62% 62.24% महिलाओं ने वोट डाला है, और जबकि पुरुष उनसे पीछे रहे हैं। 43 जिलों में महिलाओं ने ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का ज़्यादा वोट देना, 3 तलाक, शौचालय, राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और जो गुंडों पे कड़ाई है, ये माना जा रहा है जीत। ये तो जीत गया। अब हम आइए आपको राष्ट्रीय राजनीति की ओर ले चलते हैं। इस यूपी चुनाव के जीत के बाद क्या माना जाए कि योगी प्रधानमंत्री पद के 2024 की बात नहीं है, क्योंकि 24 का रास्ता खुल चुका है, 2029 में क्या आदित्यनाथ योगी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं? दूसरी बात, इस चुनाव से राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा में भाजपा की बहुमत आने वाली है और राष्ट्र स्तर पर एक बार फिर से मोदी और भाजपा बड़े सशक्त रूप में उभर गए। लेकिन पहला सवाल आपसे यही है कि मोदी क्या स्थान लेंगे, योगी क्या स्थान लेंगे मोदी का? नहीं, ऐसी आज के दिन नहीं कहा जा सका, चूँकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका अपना मेकानिज्म है। वह किसी व्यक्ति के दावेदारी से प्रभावित प्रेरित नहीं होती है। उस मेकानिज्म और ज़रूरत, और न वह जनमत के आग्रह पर निर्णय लेती है, बल्कि देश की ज़रूरतों के हिसाब से। बहुत सारी ऐसी कसौटियां हैं जिस पर किसी को भी उतरने के बाद ही इस तरह का निर्णय लिया जा सकता है। मांग होना, इच्छा आकांक्षाओं का उभरना, जनमत का दबाव होना, यह सब कुछ है, लेकिन निर्भर करता है कि उस मेकानिज्म में वो कहाँ फिट बैठते हैं। अभी यानी योगी जी को भी और परिश्रम करने की आवश्यकता है। नहीं, वो अपनी गति से, परिश्रम का मतलब ये नहीं कि वो उनके सामने कोई लक्ष्य हो कि हमको प्रधानमंत्री पद तक जाना है। हम नहीं मानते हैं राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के लिए। नहीं, बीजेपी में ऐसी कोई कामना नहीं करता है, वो सिर्फ काम करता है। निर्णय लेने की वह जो मेकानिज्म है वह उस व्यक्ति, वो अपना काम करता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया अलग है। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि कोई जनमत का दबाव या किसी व्यक्ति की इच्छा आकांक्षा की पूर्ति का माध्यम होता हो।
उस समय की ज़रूरतें तय करेंगे कि कौन व्यक्ति उसके लिए सुटेबल होगा। जैसा कि लेकिन इतना तो आप मानते हैं ना कि अब जो जितने भाजपा शासित राज्य हैं उसमें जो मुख्यमंत्री हैं उसमें योगी का कद बड़ा होता चला जाएगा। हाँ, क्योंकि योगी स्वाभाविक है जब उत्तर प्रदेश बड़ा है उसमें दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में उनका सशक्त स्थापित होना, तो उनकी दावेदारी भी प्रबल होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन और भी बहुत सारे मानक हैं जिस पर विचार, जैसे 25 में 24 का चुनाव होना है, मोदी जी की और भाजपा के निर्णय के मुताबिक उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, 10 साल के बाद उन्हें प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। अब इसको हम किस नज़रिए से देखें? उन्होंने खुद कहा था ना कि 75 साल से ऊपर के लोग नहीं होने चाहिए, 24 तक वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री की, एक वर्ड उन्होंने ये कहा था। तात्पर्य क्या, 24 में वैकेंसी हो रही है उस पद की। तो ये आगे के रणनीतियों पर निर्भर है कि क्या होना है और क्या होगा। पाठक सर, आपसे हम एक प्रश्न कर रहे हैं। इस चुनाव को देखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग की भूरी प्रशंसा करनी पड़ेगी, जो इन्होंने इतने बड़े चुनाव को संपन्न कराया। 7 चरणों में चुनाव हुआ और 15 करोड़ वोटरों ने अपने वोटिंग का इस्तेमाल किया। 60% से ज़्यादा लोग आए। पिछली बार से थोड़ा सा कम है, पिछली बार 61% लोग आए थे, इस बार 60% आए। पहला सवाल आपसे, क्या अब राष्ट्र में एक ही दिन पूरा चुनाव होना चाहिए, यानी कि लोकसभा और विधानसभा का एक ही साथ चुनाव होना चाहिए? और क्योंकि ये बार बार इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना और बार बार ये रैली, बार बार अधिकारियों का आना जाना, इस तरह का प्रश्न है। और दूसरा, क्या इस जनादेश से या इस चुनाव से अब बातें निकल के आ गई हैं कि केवल विकास की ही राजनीति चलेगी, अब जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति को जनता समझ रही है और उसे दरकिनार कर रही है? मेरे 2 प्रश्न हैं। मैं सबसे पहले आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देना उचित समझता हूँ। सबसे पहले कि जो ये जनादेश है उसने क्लियर किया कि अब जनता की आकांक्षाएं वो काफ़ी हावी हो रही हैं और जनता अब ये चाह रही है कि हमें विकास करना, हमें सुख से रहना है, हमारे लिए स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट, हमारे शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए जनता संवेदनशील हो रही है, उसके प्रति आकांक्षी हो रही है। तो ये आपको करना ही होगा। और इसीलिए देखिए कि अब जो सरकार, जो भी आप कोई भी इलेक्शन देख लें, एक जो सरोकार अभी कोरोना का पीरियड चला, कोरोना में आपने देखा कि महामारी जब चली तो उस समय प्रतिदिन नए निर्णय आते थे, प्रति नई चीज़ें आती थी, प्रति नई व्यवस्थाएं होती थी। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जनता जो सरकार है वो सरोकार के प्रति संवेदनशील हो रही है, वो एक सरोकार के तहत काम को कर रही है। तो ये अब जनता की चाहत है कि भाई हमारा सरकार हमसे रखे और हमारे कल्याण के लिए वो हमेशा जागरूक रहे, सचेत रहे। तो ये तो इस बार का है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो बहुत सारे जो इलेक्शंस होते हैं अगर एक समय पे हो जाते हैं तो इससे हमारे संसाधनों की बहुत बड़ी बचत होगी। और जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज का बात है तो वोटिंग परसेंटेज में आप देखिए कि जो यहाँ निर्वाचन आयोग के द्वारा जो स्वीप का जो कार्यक्रम चलता है वो बेसिकली सही बताएं तो अभी तक जन आंदोलन नहीं बन पाया है, क्योंकि स्वीप एक सिर्फ और सिर्फ एक खानापूर्ति टाइप का रह गया है। कायदे से होना ये चाहिए कि सालों भर स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, सामाजिक संस्थाओं के लेवल पे, धार्मिक संस्थाओं के लेवल पे, जो भी समाज के तमाम आयाम है, सारे लेवल पे मतदान। देखिए वोट क्या होता है? वोट लोकतंत्र की धड़कन होती है। तो अगर वोटिंग नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र परिपक्व नहीं हो पाएगा और लोकतंत्र बहुत मजबूत नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस पे सारे पूरे सालों भर इस पे प्रयास चलने चाहिए, एक अभियान चलना चाहिए और लोगों को उसका महत्व समझाना चाहिए। और ये अलग बात है कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, चुनौतियाँ तमाम हैं, लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं और ये बहुत ही सकारात्मक संदेश है। तो भैया आपसे बस अंतिम प्रश्न मैं करना चाहूँगा, क्या दोबारा किसान बिल आएगा
इस बहुमत के बाद, इस जनादेश के बाद? और दूसरा प्रश्न, अभी भी उत्तर प्रदेश में जाति का समीकरण हावी है, क्योंकि जो 7वें चरण का चुनाव हुआ, उस 7वें चरण के चुनाव में 9 जिलों में 54 सीटें थीं। उस 54 सीटों में भाजपा को 26 सीटें, समाजवादी पार्टी को 28 सीटें मिली हैं। प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर, इन सभी जिलों में भाजपा एकदम पिछड़ गई है और कहीं ना कहीं जाति गठबंधन हावी रहा है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, जो मेरे पास ये आंकड़ा है। इसमें जो ब्राह्मण हैं उनका 65% वोट भाजपा को गया है, 16% वोट समाजवादी पार्टी को गया है। जो ठाकुर हैं, राजपूत हैं, उनका 71% वोट भाजपा को गया है, 11% वोट समाजवादी पार्टी को गया है। जो जाट है उसका 34% वोट भाजपा को गया है, 10% वोट जो है उसको समाजवादी पार्टी को गया है और 47% वोट जो है वो बसपा को गया है। ये बड़ा अचंभा बात है। और जो अनुसूचित जाति है उसका 45% वोट भाजपा को गया है, 21% वोट समाजवादी पार्टी को गया है और 28% वोट जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी को गया है। इसी तरह आइए हम जाति पे और धर्म पे आते हैं। मुस्लिमों का 8% वोट भाजपा को मिला है, 76% वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, 7% वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को मिला है। यादवों के 19% वोट भाजपा को मिला है, जबकि 73% वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, 4% वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को मिला है और ओबीसी के 64% वोट भाजपा को गया है। अगर यही वोट 30% के आसपास भी अगर छिटक के समाजवादी पार्टी के पास आ जाता तो उनकी सीटें 210-20 होती और समाजवादी पार्टी को 23% मिला है और बहुजन समाजवादी पार्टी को 6% वोट मिला है। क्योंकि इस बार का जो वोट शेयरिंग है उस पर हम एक नजर बस आपको देना चाहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी है उसको 41.6% वोट मिला है, समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिला है और बहुजन समाजवादी पार्टी घटी है 22% से आके 22% से 12.8% हुई है। कांग्रेस लगभग उसी के बराबर है 6%, अन्य को 2% मिला है। तो क्या ये माना जाए कि अभी भी उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल ये अभी भी जातीय समीकरण में जकड़ा हुआ है? और मेरा दूसरा प्रश्न, क्या मोदी इस चुनाव को लेकर जो पीछे थोड़े बैकफुट पर दिख रहे थे, जैसे किसान बिल या अन्य बिल, क्या वो आगे हो पाएगा या और वो कड़ाई से आगे बढ़ेंगे? देखिए राजेश जी, मेरी दृष्टि में जातीय बंधन गांठें, मैंने पहले भी कहा कि जातीय गांठें ढीली हुई हैं। जो पहले माहौल था, राजनीतिक परिदृश्य थे, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आया है। पूर्वांचल के लोग आज भी मध्ययुगीन सोच और संस्कारों में से घिरे हैं। प्रगतिशीलता के आयाम का जो विस्तार उसी प्रदेश में अन्य जगहों पर हुआ है वह इस क्षेत्र में नहीं हो पाया है। तो यह स्वाभाविक है और ये गांठें एकाएक खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन दूसरा प्रश्न भी हम ये खड़ा करेंगे कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसने इस तरह की गणना करके आपके सामने 2 दिन में खड़ा कर दी कि किस जात ने किसको कितना दिया है और किसको कितना दिया है। इस तरह का विश्लेषण, यह एक काल्पनिक विश्लेषण हमें लगता है कि इस जाति ने इतना प्रतिशत दिया और उस जाति ने उतना प्रतिशत। कोई आपके पास कोई मानक स्टैंडर्ड प्रक्रिया नहीं है जिससे आप ये कैलकुलेशन निकाल कर बैठ जाएं और लोगों के बीच ये भ्रम पैदा करें। ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप ये बताएं कि इसने हम इस जाति ने उनको दिया और इस जाति ने उनको दिया? मैं नहीं मानता कि ये सब जो मतदान हुआ है वह मोटे तौर पर
बीजेपी की सोच, चिंतन, विचारधारा से प्रभावित प्रेरित लोगों, लेकिन जातियों का जहां पूरा वर्चस्व है वहां तो इस चीजों को देखा जा सकता है। जैसे पूरे गाजीपुर में जो गाजीपुर की जो सात सीटें हैं उसको पूरी समाजवादी पार्टी ने जीत लिया है। जो जौनपुर की जो सीटें हैं उसमें से आधी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत लिया है। और ऐसा चीज अवध क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में या कानपुर संभाग में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हाँ, तो उसके कारण है। ये ऐसा है कि जब सर्वे होता है तो उस समय उनसे ये पूछी भी जाती है कि यहाँ किस जातियों का वर्चस्व है। क्योंकि मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि जो जो जातीय समीकरण है उसमें ओबीसी का वोट 42% है, दलित वोटर उत्तर प्रदेश में 22% है, जो स्वर्ण के वोट हैं वो 18% है, मुसलमान के वोट 18% है, ओबीसी में 13% यादव हैं, 12% कुर्मी हैं, 5% जाट है। ये ऐसा आंकड़ा है और ये माना जाता है कि ये जो है वो खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में ये पूरे वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करते हैं। नहीं, ऐसा मत सोचिए। आप नज़र डालिए मुरादाबाद पर, संभल पर, अमरोहा पर, साफ दिखेगा कि बीजेपी का जो 80 और 20 की बात उन्होंने की थी, तो जहां माइनॉरिटी की आबादी 50% और उसके आसपास है, उन जिलों में भी बीजेपी सीटें नहीं निकाल पाई है। तो धर्म के आधार पर जो विभाजन है वो साफ दिख रहा है वहाँ। लेकिन जाति के आधार पर आप ये कैसे कहेंगे कि जो यादव बहुल क्षेत्र हैं वहाँ से बीजेपी कैसे आगे आई है? इटावा, जसवंत नगर और उसके आसपास के जो मध्य क्षेत्र हैं वहाँ से भी तो बीजेपी ने बहुत सारी सीटें निकाल ली हैं। तो यादव वोट बीजेपी को नहीं मिला है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। यानी कहना पड़ेगा कि इस चुनाव में जाति का जो समीकरण है, गठबंधन है, वो टूटा है, बिल्कुल टूटा है। हाँ, टूटा है। और यही टूटने का कारण है कि दूसरी बार योगी जी। बिल्कुल। हम हमारे दूसरे प्रश्न पर आइए। क्या जिस चीज पर वो पीछे आ गए थे मोदी जी कड़े कानून लाने के लिए, अब वो क्या आगे बढ़ेंगे? कड़े कानून किस अर्थ में? जैसे उन्होंने किसान बिल को ले आया, इतना अच्छा बिल था, उसको फिर वो रिवोक किए। तो क्या इस तरह के और भी कानून जो हैं, जैसे कि एक राष्ट्र एक चुनाव, ऐसे ऐसे करके कई ऐसे निर्णय लेंगे, निर्णय लेने में ये सरकार पीछे हटती नहीं दिखती है। इस जनादेश से उनके अंदर ये उनकी ताकत बढ़ी है, आत्मबल बढ़ा है और ये लेंगे, वो अपने निर्णय पर वो अडिग हैं। लेकिन निर्णय लेने के किसान कानून लाने के पहले किसानों के साथ जो संवाद बनाना चाहिए था, उस संवाद की कमी रह गई थी, जिस वजह से वो विफल हुए। आगे जो भी करेगी सरकार, हमारा विश्वास है कि पहले वो आम लोगों के बीच चर्चा को आगे ले आएगी और उसके आकलन के आधार पर कोई भी निर्णय लेगी। अंतिम प्रश्न पाठक सर आपसे, लास्ट बस संक्षेप में, ये जो जनादेश है इससे भारत का लोकतंत्र कितना सुदृढ़ होगा, कितना सुदृढ़ हुआ है? इस जनादेश ने लोकतंत्र की जीवंतता को साबित किया है और निश्चित तौर पर जो पैमाने, जो परंपरागत जो तरीके थे वो बिल्कुल चेंज हुए हैं और बिल्कुल नवीन आयाम से सुसज्जित भारतीय लोकतंत्र दिख रहा है, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है। इसमें एक बात हम ये जोड़ना चाहेंगे, सबसे पहले चुनाव आयोग को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। महिलाओं की वोट की बात, पुरुषों से अधिक वोट उन्होंने दिया है हर क्षेत्र में। वो किसी कास्ट और किसी रीजन की बात नहीं है। 62 और 60 में बहुत अंतर हो जाता है, 2% का अंतर कम नहीं होता है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि पिछले दिनों में जो आपराधिक गिरोह बहुत सक्रिय हो जाते थे, असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते थे और वे इन संस्थानों पर अपना प्रभुत्व कायम कर ले गए थे,
अब वो दौर से भारत निकल चुका है। अब आम जन निर्णय ले रहा है और उसकी भागीदारी बढ़ रही है। महिलाओं की ज़्यादा संख्या में बूथ पर जाना और वोट देना ये साबित करता है कि उनकी जागरूकता भी बढ़ी है और उन्होंने उनके जिम्मेदारी का एहसास भी उनको हुआ है। ये सुदृढ़ लोकतंत्र की ये सबसे उपलब्धि होकर आई है। आपने देखा कि डॉक्टर अशोक प्रियमल सर और गणेश दत्त पाठक जी ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि इस जनादेश का फलाफल क्या है और इसके आगे क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर ये जरूर कहा जा सकता है कि योगी और मोदी का उत्तर प्रदेश में जलवा बरकरार है और वो आगे इसी तरह विकास की आगे राजनीति करते रहेंगे। कुछ काम अधूरे रह गए हैं, वाकई में कुछ काम अधूरे रह गए हैं जिन्हें पूरा करना है। और खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में जो औद्योगिकीकरण है, जो कई तरह की जो मांगे हैं उन्हें पूरा करना सरकार के लिए निश्चित एक चुनौती होगा। और दूसरी बार सत्ता में आना और एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना शायद योगी जी का ये संकल्प होगा। आप स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी आपने बातचीत की, संवाद किया, इसके लिए आप दोनों विशेषज्ञों का धन्यवाद। धन्यवाद नारद मीडिया को, राजेश जी को।